हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपने जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो मुझे सेंड किए हैं। और ये आपका 3 जनवरी का एग्ज़ाम पेपर है। आपका 3 जनवरी को सीडीपी का ये एग्ज़ाम जो हुआ था, ठीक है। और ये पेपर 1 है शायद, ये है ना, पेपर 1 है ये, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इस स्टूडेंट ने भेजा और इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि सबसे पहले मेरे वाला ही सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व किया, बट एक ज़बरदस्त टॉर्चर मेरे साथ हुआ इस एग्ज़ाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, कि आप लोगों को तो वहाँ पे एटलीस्ट स्विच करने का ऑप्शन है ना, ठीक है, कि आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हो। पर मेरे पास आप लोगों ने ये ऑप्शन भी नहीं छोड़ा कि मैं इसको स्विच कर सकूँ। तो ये एग्ज़ाम पेपर पूरा हिंदी में है। कोई भी क्वेश्चन मेरी तरफ से 99.9% पूरी वो रहेगी कि मैं एकदम ऑथेंटिक आंसर आपको दूं। अगर कोई ऊपर नीचे होगा तो सिर्फ लैंग्वेज की वजह से होगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ। तो ये प्योर हिंदी जो है वो मेरा मतलब थोड़ा सा सब्जेक्ट कंटेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि इंग्लिश के कोई वर्ड मुझे नहीं समझ में आए तो मैंने उसको जो हिंदी का मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको देखा है, देन आप लोगों के लिए आंसर की बनाई है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। तो देखो, इनमें से सारे ही गुण मौजूद होंगे सृजनात्मक बालक में, लेकिन जो अभिसारी चिंतन है ना, वो सृजनात्मकता की कहीं भी कोई निशानी नहीं होती। सब अभिसारी चिंतन का मतलब यस और नो में आंसर देना, तो मतलब जिसमें सेकंड नंबर है वो आपका आंसर नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट में सेकंड वाला ऑप्शन है, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला सेकंड नंबर आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इसके ये ऑप्शन जिसमें है वो आंसर नहीं होगा, बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जिसमें है वो आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि अभिसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मक बालक का गुण नहीं होता है स्पेशली, ठीक है। चलिए, सेकंड आपका ऑप्शन है, ठीक है, जिस भी बच्चे का ये पेपर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, फटाफट से आपको आंसर बता के चलूंगी, क्योंकि आप लोगों को आंसर की ही देखनी है। तो इसमें आप चारों को इंक्लूड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर इसका सही आंसर रहेगा सेकंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं फटाफट से। एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। अब देखो, अगर हम बात करें इन तीनों की, तो इसमें ये भी ठीक है, स्पर्शिक ग्लोब ठीक है, ब्रेल लिपि ठीक है, पर छोटे अक्षर वाली पुस्तकें जो लाभदायक नहीं होगी। अब दृश्य पट पठन सॉफ्टवेयर का मतलब, अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है तब तो मैं इसके साथ जाऊंगी, छोटे वाले के साथ में, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकों के साथ में, सेकंड वाले के साथ में। और अगर इसका मीनिंग इंग्लिश में कुछ और निकलता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मेरी तरफ से आंसर सेकंड रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो कौन सा चरण है जो शामिल नहीं है, तो देखो हमने सारे ही पढ़े हैं इनमें से, कि पूर्व पारंपरिक भी होता है, उत्तर पारंपरिक भी होता है, पारंपरिक भी होता है, पर अपारंपरिक कोई चरण है आज तक हमने नहीं सुना है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। और मैं रात को 12:45 बैठ करके देख लो आपकी आंसर की रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है ना। देखो, मोटिवेशन की हद देखो मेरी, 12:48 हो रखा है। जब मेरे बच्चे सोए हैं, मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो मैं आप लोगों के साथ में ही आंसर की डिस्कस कर रही हूँ। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है, और शिक्षिका द्वारा किया गया ये कार्य जो है वो क्या है, ठीक है। तो क्या है आपका ये कार्य जो है, तो शिक्षिका क्या कर रही है, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कर रही है। सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, ये निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। देखो, यहाँ बात क्या हो रही है, महामारी ने जो तनाव दिया है बच्चों को, उसके कारण, उस तनाव के कारण उनकी परफॉर्मेंस पे असर हुआ है, नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा है। तो इसको मैं संज्ञान और संवेग कहूँगी। मेरे हिसाब से इसका आंसर कॉग्निशन एंड इमोशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके इमोशंस पे फ़र्क पड़ा है, ठीक है। इमोशनली आपको प्रभावित किया है इस बीमारी ने, ठीक है। एक तरीके से हम घर में बंद हो गए, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है, इकोनॉमिकली लोगों को प्रॉब्लम हुई है, इसी वजह से आप इमोशनली इफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जो एक कॉग्निटिवली आप जितना एक्टिवली सोचते थे उसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी नकारात्मकता आई है। जैसे कि आप खुद ही देख लो, अगर केवीएस का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, तो बच्चे क्या है, एक तरीके से तनाव में आए हैं, और उस तनाव की वजह से क्या है, उनकी तैयारी में भी फ़र्क पड़ेगा, उनका मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन जाएगा। तो क्या है, कॉग्निशन और इमोशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो फोर्थ नंबर मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को हिंदी में बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो है उसका अभिलक्षण पूछा गया है, कौन सा होगा। तो कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग
जो है वो नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाए, ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट का सबसे अच्छा उदाहरण है। 4th नंबर ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर सी का 7 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया है, नहीं है पूछा गया, कौन सी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये प्रभावशाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 1 हो जाएगा। हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। भाई हर समस्या अलग होगी तो उसका हर समस्या का समाधान भी अलग होगा। एक जैसी पूर्व निर्धारित कोई भी मतलब सॉल्यूशन जो है वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हर प्रॉब्लम के लिए। तो 8th का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 9th क्या है, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। 1 महीने की अवधि के अंतराल पे बोला है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है, उन सभी ड्राफ्ट पर एक काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे। देखो ये हिंदी में मुझे पढ़ने में और समझने में मतलब भरपूर दिक्कत हुई है इसको, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इसको समझने की, और मेरी तरफ से इसका आंसर जो है, अगर मैं इसको सही तरीके से समझ पा रही हूँ तो रचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 4th नंबर इसका आंसर होना चाहिए मेरी तरफ से 9th का। ठीक है, 10th है आपका अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होगा अगर वो मुख्यतः डैश हो। अधिगम जो है स्वनिर्देशित हो अगर, तो वो सेल्फ गाइडेड अगर हो तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका 3 हो गया। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। बिल्कुल ठीक बात है। बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण सिर्फ इतना सा हो जाएगा कि नगद इनाम पाने के लिए हेतु रयान जो है परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है, यानी कौन सा हो गया, दूसरा आंसर हो गया आपका। 2nd नंबर आंसर आपका 11th का हो गया। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया जो है वो क्या है। जो आज के टाइम की बात कर रहे हैं कि बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है, कैसी मानते हैं हम इसको मानते हैं बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तो क्या है आपकी विकास की प्रक्रिया क्या है, बहुआयामी है। 12वें का आंसर क्या हो गया आपका, 2nd नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, वो विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है, जिनमें बच्चों की लर्निंग हो पाती है। तो ये तीनों ही आंसर ठीक है बिल्कुल, कि खेल कूद में बच्चे की लर्निंग होती है, घर में भी होती है, कक्ष में बच्चे की लर्निंग होती है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा आपका। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये एक कथन है। और दूसरा कथन आर कहता है कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता। दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ए और 2 जो है वो दोनों बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना हम 4th नंबर लगा सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्या है, ये सेम बात कह रहा है कि अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग विधियों का मतलब क्या है कि सिर्फ पेपर पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत सारे तरीकों से आपको क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। तो यहाँ क्या है 4th नंबर की ए और 2 क्या है, दोनों सही है। और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। आर जो उसको कहीं ना कहीं एलोबरेट कर रहा है कि विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ पेपर पेंसिल को यूज़ करना सही निर्धारित नहीं किया जा सकता। सही रूप से बच्चे के लिए पेपर पेंसिल के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता। तो ये क्या है, 4th नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो ये आगमन विधि होगी। मैंने आपको पढ़ाया था जब, तो मैंने आपको बताया भी था कि नी से निगमन और नी से नियम। तो यहाँ क्या होगा, नियम से उदाहरण की तरफ जाएंगे, लेकिन आगमन में क्या होगा, आगमन जब आप बनाते हैं ऐसे तो इसमें उ आता है, तो इसका मतलब ये उदाहरण से नियम की तरफ जाएंगे। मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको याद करने की। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा 15 का आपका। 16 क्या है आपका, कथन ए क्या है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। भाई क्या है, जब आप जिस बच्चों को प्रिंट वाली जो सामग्री देते हैं उसके साथ साथ आपको क्या है, ऑडियो भी रखना चाहिए। ठीक है, किस लिए रखना चाहिए, ताकि जो दृश्य बाधित बच्चे हैं या जिनको पठन में दिक्कत आती है उनको भी समझने में कठिनाई ना हो। तो यहाँ भी सेम आंसर रहेगा कि ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, उसको पूरा समझा के चल रहा है। तो क्या हो गया, 4th नंबर 16 का हो गया। 17 का आंसर अगर हम बात करें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य
हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका प्रतिवर्तन आ जाएगा, आपका आंसर सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है वो, क्योंकि वो तो आपका उसमें जाके होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में जाकर के होता है जो अमूर्त चिंतन होता है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो आ जाते हैं या फिर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, वो आपकी कब होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल में होती है। ठीक है, औपचारिक उसमें आ जाती है आपकी वो। मूर्त संक्रियात्मक मतलब वो सिर्फ मूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाता है, अमूर्त चिंतन तो वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरी तरफ से इसका आंसर सेकंड होना चाहिए, जितना मैं इस क्वेश्चन की हिंदी में लैंग्वेज को समझ पाई हूँ। 18 क्या है आपका, 18 नंबर क्वेश्चन है, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे ये खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। तो ये क्या है आपकी, ये जेंडर रूढ़िबद्धता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, समाज ने गुड़िया को लड़कियों के साथ में जोड़ रखा है। ठीक है, तो 18 का क्या हो गया, 2 हो गया आंसर। 19 है, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक बहुभाषीय शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए पूछा गया है। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, यानी सबकी भाषाओं का क्या करना चाहिए, एक तरीके से वेलकम करना चाहिए। तो 19 का आंसर 2 हो जाएगा। किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा हमारी बुद्धियाँ किसने दी है, हावर्ड गार्डनर ने दी है। उन्होंने कहा कि बुद्धि एक नहीं है, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, इसीलिए उन्होंने। तो 20th का आपका 2 हो जाएगा। 21st की अगर हम बात करें, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर प्रारंभिक बाल्यावस्था होना चाहिए। अगर इसकी लैंग्वेज को समझें, बच्चे यानी कि कल्पनाशीलता यानी इमेजिनरी जो गेम्स होते हैं, तो आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, तो उसमें क्या होता है, बच्चे इमेजिनरी चीज़ों के साथ में खेलते हैं। जैसे उन्होंने कुछ देख लिया टीवी में, कार्टून देख लिया, मेरे दोनों बच्चे जैसे वो क्या करेंगे, कार्टून में कुछ देख लिया उन्होंने, अब उसी इमेज को साथ में वो लोग सोचते हैं वो सच है सब कुछ उसके अंदर में, और वो घर में उसी चीज़ से रिलेटेड खेलते रहते हैं। कोई शिवा बन रहा है, कोई रुद्रा बन रहा है, कोई मोटू पतलू बन रहा है, उनको लगता है कि वो सारी इमेजिनरी चीज़ें जो कार्टून में वो सारी सच होती हैं। अगर शिवा की साइकिल उड़ती है तो सच में साइकिल उड़ती होगी कहीं पर। तो क्या है, इमेजिनरी जो गेम्स होते हैं वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होना चाहिए मेरे हिसाब से। 21 का आंसर फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आके मुझे इतनी राहत मिली जब मुझे इंग्लिश देखने के लिए मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें बात की गई सेकेंडरी एजेंसी जो है सोशलाइजेशन की कौन सी है। तो देखो मैंने आपको ये सीधा सीधा बताया था कि फैमिली को काट देना जब भी सेकेंडरी की बात आ जाए, और जब प्राइमरी की बात आ जाए तो आंख बंद करके फैमिली को लगा देना। तो देख लो जिस भी ऑप्शन में फैमिली बोला हुआ है वो आपकी सेकेंडरी एजेंसी के ऑप्शन में नहीं आएगी। देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में फर्स्ट यानी फैमिली की बात की जा रही है, कट गया आपका। ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट आया हुआ है, देखो ये वाला, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड नंबर आंसर हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूट और स्कूल सारे सेकेंडरी में आ जाते हैं, फैमिली के अलावा जितने दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। बट इसमें फर्स्ट वाले में भी, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में भी फैमिली को इंक्लूड कर रखा है, इसका मतलब वो सेकेंडरी नहीं हो सकता कभी भी। तो इसीलिए 22 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूट और स्कूल आपका हो गया। 23rd नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर जाता है, यानी कि आपका सेंटर टू पेरिफेरी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा शीर्षगामी। अगर शीर्षगामी को इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल ही कहते हैं मेरी नॉलेज में, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा आपका शीर्षगामी। किसी प्रगतिवादी शिक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो है आपका क्या होगा कि जो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है अगर उसमें अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, ड्रिल अभ्यास से रहे, केवल अधिगम में होता है, सारी बातें बिल्कुल बकवास है। फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा कि कक्षा में बच्चे अपने विविध प्रकार के अनुभव लेकर के आते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर के आते हैं और उनको हमें तवज्जो देनी चाहिए। 24 का फर्स्ट हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से हम लोग। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कि एक बच्चे को इंक्लूड करके चले कक्षा नियमन में, कक्षा के उसमें, तो क्या करना चाहिए। तो मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, उनको इंक्लूड करना चाहिए कि आप बताओ क्या करना चाहिए, तो वो अपने आप में ही क्या करेंगे, कक्षा नियमन में वो क्या होंगे, इंक्लूड होंगे और डिसिप्लिन में भी इंक्लूड होंगे। तो थर्ड नंबर आपका आंसर हो जाएगा 25 का थर्ड नंबर। 26 क्या है, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है।
ठीक है। कौन सी विचारधारा क्या है? अवरोधक है। अवरोधक कौन सी विचारधारा है? सबसे बड़ी अवरोधक ये है कि अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। जब आप बच्चे को ये महसूस करवा देते हो कि तुम अगर गलती कर रहे हो तो तुम्हारे लिए शर्म की बात है, यही उसके सीखने में सबसे बड़ी बाधा हो जाती है। बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो उसके सीखने का एक हिस्सा होती हैं, उन्हें भी हमें वेलकम करना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 326 का। नेक्स्ट है आपका, गुणज वैकल्य से जूझते हुए छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो देखो, ये गुणज वैकल्य जो है एग्जैक्टली इसका इंग्लिश अर्थ क्या होता है मुझे नहीं मालूम ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम देखते हैं अगर, तो क्या होगा आपका? विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, क्योंकि देखो बाकी ऑप्शंस नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है? विषय वस्तु जोड़ देना, कार्य पूरा करने के लिए सख्त समय बाधाएं निश्चित करना, ये भी रॉन्ग हो गया। अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना, ये भी रॉन्ग है। तो एलिमिनेट करके हमारा ऑप्शन आ जाएगा 4th, विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन यानी कैलकुलेटर और गणित संबंधी परियोजना उपलब्ध करवाना चाहिए। तो गुणज वैकल्य का मतलब यहाँ ये हो गया, जो बच्चे गणित में कमजोर हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। तो 4th इसका आंसर हो गया 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको? 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है, वो देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वो जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सकर्मक अनुमान, ठीक है। ये हो जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग जिसको कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ए जो है वो बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा है, ठीक है। तो ये इसमें सबसे बड़ा जो है वो ए है, तो सी से भी ए बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का जब बच्चा अनुमान लगा पाता है तो उसको हम कहते हैं सकर्मक अनुमान, ठीक है। 28 का आपका सेकंड नंबर ऑप्शन हो गया। 29 का आंसर की हम बात करें अगर, अ टीचर वांट्स टू डिजाइन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इन हर क्लासरूम ऑन लेव वाइगोत्स्कीज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल्स, तो वो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड सी अवॉइड, वो किस चीज़ को अवॉइड करेंगे? तो आप खुद देखेंगे, क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट अटेम्प्ट्स ऑफ लर्निंग। जब आप लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे? यूज ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट टू असेस लर्निंग, ठीक बात है। उसको स्टेप फोल्डिंग देंगे, उसके टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ में जोड़ेंगे, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं करेंगे हम। सॉरी, आंसर शुड बी सेकंड। आंसर शुड बी सेकंड कि आप फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट को उसकी लर्निंग को असेस करने के लिए यूज़ करेंगे। ऑब्जर्वेशन भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्लोजली ऑब्जर्व करना, क्योंकि आप एज अ फैसिलिटेटर जो है उनको ऑब्जर्व तो करना ही है आपको, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में अगर हम बात करें तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सेकंड होना चाहिए वैसे, ठीक है। बाकी हम आंसर की में देखते हैं क्या देते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उपयुक्त किसको बताया? सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, नो। रट कर याद करने पर बल देना या गैर संदर्भित नहीं। सहकर्मी सहयोगिता पर, जो आपका जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है उसको उन्होंने सबसे अच्छा बताया है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4th हो जाएगा। तो मैं फिलहाल आप लोगों के साथ में CDP के आंसर की डिस्कस करके चल रही हूँ। सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, बहुत सारे एग्जाम पेपर आप लोगों ने भेज दिए, क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने भेज दिए। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास आए हैं सबकी हम CDP ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ में EVS और जो आपकी लैंग्वेज पोर्शन है उसको भी डिस्कस कर लूँगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।